Good morning, students. Now, today we are going to start new chapter, that is the concept of cost. तो बेटा हम ऑलरेडी थ्योरी ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इंट्रोडक्शन अबाउट द माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड प्रोडक्शन फंक्शन, ये लेसन बेटा हम ऑलरेडी कर चुके हैं. ये हमारा नेक्स्ट लेसन है, दैट इज अ कंसेप्ट ऑफ कोस्ट. वेरी इंपॉर्टेंट लेसन एंड इट इज़ बेस्ड ऑफ बिजनेस. किसी बिजनेस में कोस्ट का कोस्ट की जो नॉलेज है बहुत ज़रूरी होती है. तो कोस्ट कितने तरह की होती है, कोस्ट किस तरह से इवेल्युएट करते हैं, कोस्ट का क्या मीनिंग होता है, ये सब हम डिस्कस करने जा रहे हैं. तो पहले हम थोड़ा सा प्रीवियस लेसन का बेस लेते हैं इस लेसन को समझने के लिए. प्रीवियस लेसन था हमारा बेटा प्रोडक्शन फंक्शन. प्रोडक्शन फंक्शन में क्या था? प्रोडक्शन फंक्शन में एक जो हमारे प्रोडक्शन करने के लिए इनपुट्स का यूज़ किया था. तो हमने लिखा है कोई भी फर्म किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन करना चाहती है तो वो इनपुट्स को यूज़ करती है. तो इनपुट्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, दैट इज़ नोन एज ए फैक्टर इनपुट, या सिंपली वी लाइक टू से इनपुट्स, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप. इनको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लिखा जाता है. ये कुछ बेसिक्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं जिनके बिना किसी चीज़ की प्रोडक्शन पॉसिबल ही नहीं है. सेकंड बेटा हमारे पास होता है दैट इज़ नॉन फैक्टर इनपुट, जिसको हम रॉ मटेरियल कहते हैं. इसके अंदर रॉ मटेरियल भी आ गया, इलेक्ट्रिसिटी भी आ गई, वाटर भी आ गया, बहुत सारी चीज़ें आती हैं. जब हम इनपुट्स और नॉन इनपुट्स को कंबाइन करते हैं, उनके ऊपर प्रोसेसिंग करते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज ए प्रोडक्शन फंक्शन. और इस प्रोसेस के बाद जो आउटकम निकलता है बेटा उसको नाम देते हैं दैट इज़ नोन एज आउटपुट. अब प्रोडक्शन करने के लिए हमने इनपुट्स का भी यूज़ किया, नॉन फैक्टर इनपुट्स का भी यूज़ किया, इनको कंबाइन भी किया. तो बेटा जब हम इनपुट्स को यूज़ करते हैं ये सारे के सारे हमारे पास अवेलेबल नहीं होते. इनको हम कहीं से हायर करते हैं, कहीं से बाय करते हैं, इनकी सर्विसेज को यूज़ करते हैं. तो जो खर्चा इन इनपुट्स को बाय करने में आता है उसको हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का नाम देते हैं. तो सिंपली cost refer to expenditure incurred by a producer on factor as well as non-factor inputs for a given output of commodity. आपने जितना भी सामान बनाना है उनको बनाने के लिए आपने इनपुट्स और नॉन फैक्टर इनपुट्स के ऊपर जितना भी खर्चा किया है, उनको बाय करने के लिए जितना भी खर्चा किया है, दैट इज नोन एज ए कोस्ट. कोस्ट इज डिपेंड अपॉन आउटपुट. कोस्ट इज ए फंक्शन ऑफ आउटपुट. सी इज ए टोटल कॉस्ट एंड क्यू इज ए आउटपुट. तो सिंपली कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन वी मीन कोस्ट ऑफ परचेजिंग इनपुट. तो हम यहाँ तक ये कह सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मीनिंग क्या, आपने कितने इनपुट्स बाय किए. इस कंसेप्ट को अच्छी तरह समझने के लिए इसको आगे दो पार्ट्स में समझाया था. एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है, इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है. ना बेटा एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट. एक्सप्लिसिट कॉस्ट हमारे पास एक टर्म है. एक्सप्लिसिट कॉस्ट का मतलब होता है जहाँ हम बाहर से लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर वगैरह यूज़ करते हैं तो उसके बदले हम जो भी पे करते हैं उसको हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहते हैं. तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या है? एक्चुअल पेमेंट मेड बाय फर्म फॉर परचेजिंग और हायरिंग द रिसोर्सेज फ्रॉम द फैक्टर ओनर एंड अदर फर्म्स आर कॉल्ड एक्सप्लिसिट कॉस्ट. सपोज ये पेन की प्रोडक्शन हो रही हो कि हम इस पेन को बना रहे हैं. इस पेन को बनाने के लिए हमने कुछ लैंड बाय की, कुछ लेबर यूज़ की, तो हमने रेंट पे किया, हमने इंटरेस्ट पे किया, हमने बेटा बहुत सारी रॉ मटेरियल के ऊपर खर्चा पे किया. तो जितने भी उनके ओनर थे, जहाँ जहाँ से हमने सामान परचेज़ किया, जहाँ जहाँ से हमने रिसोर्सेज को हायर किया, उनको मैं जो पेमेंट करूँगी दैट इज़ नोन एज ए एक्सप्लिसिट कॉस्ट. इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है? हो सकता है कुछ सामान मेरे पास अवेलेबल हो जिसका मैं अपने ही सामान का यूज़ कर लूँ. फॉर एग्जांपल कैपिटल इज़ देयर, मेरे पास मशीनें, मेरे पास पैसा है, मैं उसका यूज़ कर लेती हूँ, तो वहाँ पर मुझे वो पेमेंट नहीं करनी पड़ती. इट इज़ इम्पोर्टेड कॉस्ट ऑफ सेल्फ ओन्ड एंड सेल्फ एम्प्लॉयड रिसोर्सेज को हम सेल्फ रिसोर्सेज कहते हैं जिनका हम अपने आप यूज़ करते हैं. एक्सप्लिसिट कॉस्ट को बेटा अल्टरनेटिव नेम दिया था अकाउंटिंग कॉस्ट. इसको अकाउंटिंग कॉस्ट इसलिए कहा जाता है कि जब भी कोई अकाउंटेंट अपनी फर्म का अकाउंट मेंटेन करता है तो वो अकाउंटेंट इसके हेड एक्सपेंसेस को उसके अंदर इंक्लूड करता है. तो जो मेन जो एक्सपेंसेस है जो अकाउंटिंग में यूज़ होते हैं, इससे इसको अकाउंटिंग कॉस्ट भी कहा जाता है. वेरएस हमारे पास सेकंड कॉस्ट है जिसको हम इम्पोर्टेड कॉस्ट कहते हैं. इसको इम्पोर्टेड कॉस्ट कहा जाता है. ये वो कॉस्ट हैं प्रोड्यूसर डू नॉट मेक पेमेंट टू अदर. ये वो खर्चे हैं जिसमें पेमेंट किसी और पर्सन को नहीं दी जाती. ये अपने ही चीज़ों का यूज़ करता है, अपने पैसे का यूज़ करा है, अपने ही घर का यूज़ करा है, तो पेमेंट किसी और को नहीं. इसको इम्पोर्टेड कॉस्ट भी कहते हैं. इसको हम अकाउंटिंग कॉस्ट भी कहते हैं बिकॉज जब भी अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं तो अकाउंटेंट इन खर्चों को हेड एक्सपेंसेस के रूप में लेता है. ये वो खर्चे हैं जिसकी पेमेंट हम किसी और को, फर्म ओनर जो है, जो प्रोड्यूसर है, वो किसी और को नहीं पे करता, वो अपने फैक्टर को यूज़ है. इसको हम इम्पोर्टेड कॉस्ट भी कहते हैं. फॉर एग्जांपल एक्सप्लिसिट कॉस्ट के अंदर अगर हमने किसी की लेबर का यूज़ किया, ओके, तो उसके बदले बेटा हम वेजेस पे करेंगे,
दैट इज़ एक्सप्लिसिट कॉस्ट। अगर हम किसी की शॉप का यूज़ करते हैं, शॉपकीपर रेंट पे करेगा, दैट इज़ एक्सप्लिसिट कॉस्ट। अगर हमने किसी पर्सन को अपने अंडर मैनेजर, एम्प्लॉयर, रिसेप्शनिस्ट किसी फॉर्म में रखा है तो उसको बेटा हम सैलरी पे करेंगे, वो भी एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। वेयर एज मेरे पास अपना ही पैसा है, मैं उस पैसे को यूज़ कर रही हूँ, तो मुझे अब इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा। रेंट ऑन लैंड, इस तरह से अपनी बिल्डिंग का यूज़ करती हूँ तो वहाँ पर मुझे बिल्डिंग का रेंट पे नहीं करना। तो इस तरह से एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट, दो कंसेप्ट होता है जिसको हम इकोनॉमिक्स में यूज़ करते हैं। देन बेटा इसके बाद इसी कंसेप्ट को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए हमने एक कंसेप्ट लिया, दैट इज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कंसेप्ट आपने प्रीवियस लेसन दैट इज़ इंट्रोडक्शन फॉर द माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर ये सारा एक्सप्लेन। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की एक सिंपल डेफिनेशन हमने प्रीवियस टॉपिक के अंदर की थी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ ए फैक्टर इज़ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फोरगोन। ओके, या सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, इट रेफर टू टोटल सेक्रीफाइस मेड फॉर प्रोड्यूसिंग अ गिवन लेवल ऑफ आउटपुट। एक प्रोड्यूसर जब किसी चीज़ को बनाता है तो उसको जितना भी सेक्रीफाइस करना पड़ता है उस आउटपुट के लिए, उसको आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का नाम देते हो। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम इकोनॉमिक कॉस्ट भी कह सकते हैं, मॉनेटरी कॉस्ट भी कह सकते हैं, या इसको बेटा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या टोटल कॉस्ट भी कह सकते हैं। इसके आगे दो पार्ट हो जाते हैं। अगर तो आप अपना ही सामान यूज़ करते हो तो वह इम्प्लिसिट कॉस्ट हो गया। अगर आप किसी सर्विसेज हाई करते हो तो बेटा एक्सप्लिसिट कॉस्ट के अंदर आ गया। तो हमारे पास कंसेप्ट क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मीनिंग क्या है, एक प्रोड्यूसर जब किसी चीज़ को प्रोड्यूस करता है तो उसको कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ रियल कॉस्ट, इन द फॉर्म ऑफ मॉनेटरी कॉस्ट। जितना खर्चा उसका आता है उसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को समझाने के लिए हमने एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट को समझा। इम्प्लिसिट कॉस्ट को समझने के लिए एक कंसेप्ट और हमारे पास है, दैट इज नोन एज ए नॉर्मल प्रॉफिट। सो व्हाट इज अ नॉर्मल प्रॉफिट? इम्प्लिसिट नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट दैट एन एंटरप्राइज एक्सपेक्ट फ्रॉम द कैपिटल इन्वेस्टमेंट बिजनेस। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब है कि एक बिजनेसमैन ने, एक प्रोड्यूसर ने बिजनेस में पैसे लगाए हैं, वो एक्सपेक्ट करता है कि मिनिमम इतनी बेनिफिट तो मुझे मिल ही जाएंगे, एटलीस्ट मेरा डेली रूटीन का खर्चा मेरे बिजनेस से निकल जाएगा, तो उसको हम नॉर्मल प्रॉफिट का नाम देते हैं। तो आई रिटन इट इज़ अ मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट दैट एन एंटरप्राइजेज और प्रोड्यूसर एक्सपेक्ट फ्रॉम हिज कैपिटल इन्वेस्टमेंट द बिजनेस। तो इसको हम नॉर्मल प्रॉफिट का नाम देते हैं। तो हमने टॉपिक डिस्कस किया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को समझाने के लिए हमने एक्सप्लिसिट कॉस्ट को डिस्कस किया, एक्सप्लिसिट कॉस्ट को समझाने के लिए हमने इम्प्लिसिट कॉस्ट को डिस्कस किया, और इम्प्लिसिट कॉस्ट के अंदर ही हमने कह दिया नॉर्मल प्रॉफिट। जब भी बिजनेसमैन कुछ इन्वेस्ट करता है तो वो ये एक्सपेक्ट करके चलता है कि इतना अमाउंट मुझे मिल जाएगा जिससे मेरा बिजनेस रनिंग स्टेज, मेरे बिजनेस की स्मूथ रनिंग है, उसको हम नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं ना बेटा। आगे शॉर्ट रन कॉस्ट क्या होती है? शॉर्ट रन कॉस्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। शॉर्ट रन कॉस्ट क्या होती है? इट डिपेंड अपॉन द टाइम पीरियड, शॉर्ट पीरियड एंड लॉन्ग पीरियड। तो आज हम शॉर्ट रन कॉस्ट को डिस्कस करेंगे विद रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। शॉर्ट रन कॉस्ट इज अ पीरियड ड्यूरिंग विच सम फैक्टर्स आर फिक्स्ड एंड सम आर वेरिएबल। शॉर्ट रन पीरियड क्या होता है? इसके अंदर कुछ फैक्टर फिक्स्ड होते हैं, कुछ फैक्टर वेरिएबल होते हैं। शॉर्ट पीरियड के अंदर हम कुछ फैक्टर को फिक्स मान कर चलते हैं, कुछ फैक्टर्स को वेरिएबल मान कर चलते हैं। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर इन शॉर्ट रन इज नोन एज शॉर्ट रन कॉस्ट। तो जो खर्चा उस टाइम पीरियड के अंदर आता है उसको हम शॉर्ट रन कॉस्ट कहते हैं। इसको टू पार्ट्स में एक्सप्लेन किया गया। वन इज अ फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट को बेटा टोटल फिक्स कॉस्ट भी कहते हैं। टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये आगे कंसेप्ट आएंगे, इसको हम अगर डिटेल में विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड डायग्राम करेंगे। बट सिंपली नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इज अ फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट क्या है? वेरिएबल कॉस्ट है। इट रेफर टू दोज कॉस्ट विच आर रिलेटेड टू यूज ऑफ फिक्स फैक्टर्स और प्रोडक्शन। अब फिक्स फैक्टर्स क्या होते हैं? फिक्स फैक्टर दैट इज अ लेंथ, कैपिटल, जिनको हम बहुत शॉर्ट नोटिस में इंक्रीज नहीं कर सकते, उनको फिक्स फैक्टर कहते हैं। तो जो खर्चा एक प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करते समय फिक्स फैक्टर्स के ऊपर करेगा, उनको बाय करने पेगा, उसको फिक्स कॉस्ट का नाम दिया जाएगा। दीज कॉस्ट डू नॉट चेंज विद चेंज इन वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। ये जो खर्चे हैं ये आउटपुट के चेंज होने के साथ चेंज नहीं होते। फिक्स कॉस्ट इनकर्ड इवन आउटपुट इज जीरो। ये वो खर्चे हैं अगर आप आउटपुट नहीं भी ना करें, आपकी दुकान में कोई काम नहीं भी हो रहा है, जैसे ड्यूरिंग लॉकडाउन आपकी शॉप है, आपने शॉप रेंट पे लिया
और गवर्नमेंट ने पिछले 6 मंथ से आपकी शॉप बंद करने का ऑर्डर दिया हुआ है, तो आप 6 मंथ से रेंट पे कर रहे हो, दिस इज़ नोन एज ए फिक्स कॉस्ट। तो अगर आउटपुट ज़ीरो है तब भी आपको वो खर्चा पड़ेगा, उसको फिक्स कॉस्ट का नाम। इस कॉस्ट के बहुत सारे नाम है, इसको सप्लीमेंट्री कॉस्ट भी कहते हैं, ओवरहेड कॉस्ट भी कहते हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट भी कहते हैं। शॉर्ट जो फिक्स कॉस्ट का कंसेप्ट बेटा आप हमेशा शॉर्ट पीरियड में ही देखोगे, आपको लॉन्ग पीरियड के अंदर फिक्स कॉस्ट का कंसेप्ट नज़र नहीं आएगा। एग्जाम्पल्स में हमारे पास आएगा फिक्स कॉस्ट के शॉर्ट पीरियड के अंदर, सैलरी ऑफ परमानेंट एम्प्लॉयज़, रेंट ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, इंश्योरेंस फी, मिनिमम टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल। ये वो अमाउंट है जो आपको पे करने ही पड़ने हैं। अगर आप इसको पे अवॉइड करते हो तो आप ये अनअवॉइडेबल कॉस्ट की फॉर्म में होते हैं, बिकॉज फर्म हैज़ नो चॉइस टू टू अवॉइड इट। उनके पास कोई ऐसी चॉइस नहीं होती कि इस चीज़ को अवॉइड कर, दे हैव टू पे, उनको ये पे करने पड़ते हैं। ये हमारे उनके फिक्स खर्चे होते हैं, काम हो या ना हो, दुकान ओपन, आपकी शॉप ओपन हो ना हो, फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन हो ना हो, लेकिन आपने परमानेंट स्टाफ को सैलरी पे करनी है, बिल्डिंग का किराया देना है, इंश्योरेंस के प्रीमियम आपने देने हैं, टेलीफोन बिल का मिनिमम अमाउंट देना, तो ये आपके पास फिक्स कॉस्ट के अंदर आता है। फिक्स कॉस्ट को और समझाने के लिए मैंने इसको 2 और कंसेप्ट में क्लियर किया। कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होते हैं, फिक्स फैक्टर्स और फिक्स कॉस्ट सेम है बेटा। फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दैट इज जैसे लेके लैंड, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये हमारे फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अंदर आते हैं। लेकिन जो इनके ऊपर खर्चा आता है, अगर हम किसी की लैंड हायर करते हैं शॉर्ट पीरियड में, तो जो खर्चा रेंट की फॉर्म में आएगा दैट इज ए फिक्स कॉस्ट। फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और फिक्स कॉस्ट दोनों डिफरेंट कंसेप्ट है, तो हमने यहाँ डिस्कस किया दैट इज ए फिक्स कॉस्ट। नेक्स्ट, फिक्स कॉस्ट के बाद हमारे पास टॉपिक आता है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट आर दोज विच आर रिलेटेड टू यूज ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स और वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जस्ट लाइक ए लेबर। ओके, कुछ ऐसे खर्चे जो वेरिएबल फैक्टर्स के ऊपर करते हैं, उनको बाय करने के लिए करते हैं प्रोडक्शन के लिए, तो उसको हम वेरिएबल फैक्टर का नाम दें। दीज कॉस्ट चेंज विद चेंज इन वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। ये वो चीज़ें हैं, ये वो खर्चे हैं जो समय के हिसाब से चेंज। जैसे मैंने रॉ मटेरियल बाय किया, हमने लेबर को रखा, कैजुअल लेबर को यूज़ किया, हमने इलेक्ट्रिसिटी के जितने ज़्यादा यूनिट यूज़ किए, तो उसके वजह से जैसे प्रोडक्शन बढ़ती है वैसे इसका खर्चा बढ़ता है। एज आउटपुट इंक्रीज दीज कॉस्ट आल्सो इंक्रीज, एज आउटपुट डिक्रीज दीज कॉस्ट आल्सो डिक्रीज। जैसे जैसे आप प्रोडक्शन का लेवल इंक्रीज करते हो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती जाती है, और अगर बाई चांस किसी कारण से अगर आपकी आउटपुट कम हो जाती है, आपको कम करनी पड़ती है, तो ये खर्चे भी कम हो जाते हैं। When output is zero, these costs are zero। ये एक ऐसी कॉस्ट है अगर आपने प्रोडक्शन नहीं करनी है। जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल लिया, ड्यूरिंग लॉकडाउन शॉप 6 मंथ से बंद है, अगर बेटा प्रोडक्शन नहीं हो रही तो आप रॉ मटेरियल बाय नहीं करोगे, तो वहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, पेमेंट ऑन रॉ मटेरियल, वहाँ पर वो ज़ीरो हो जाएगी ना बेटा। इसको हम प्राइम कॉस्ट भी कहते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट भी कहते हैं, अवॉइडेबल कॉस्ट भी कहते हैं, क्योंकि ये कॉस्ट खर्चे में डायरेक्टली नज़र आते हैं कि हमने इतना रॉ मटेरियल लिया और इससे इतनी प्रोडक्शन हुई थी, ये डायरेक्ट कॉस्ट की पार्ट्स में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, वेजेस ऑफ कैजुअल वर्कर, एक्सपेंसेस ऑन इलेक्ट्रिसिटी, वेयर एंड टेयर मशीन्स ऑफ मशीन्स एंड जीएसटी। ये बहुत सारे खर्चे जो हमारी जितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करेंगे उसके ऊपर खर्चा आएगा। मशीनों को लगातार यूज़ करते हैं, वो डेप्रिशिएट होती हैं, उनके मेंटेनेंस के ऊपर जो वेयर एंड टेयरिंग के ऊपर खर्चा आता है वो आ गया। गुड एंड सर्विसेज टैक्स, जैसे जैसे आप चीज़ों को यूज़ करोगे वैसे वैसे आप टैक्स पे करोगे, तो ये आपके पास वेरिएबल कॉस्ट के आ गया। तो मैंने एक पॉइंट क्लियर किया है जिससे आपको फिक्स और वेरिएबल कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर होता है। अब लिटल द डिस्टिंक्शन बिटवीन फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट इज वैलिड ओनली इन शॉर्ट पीरियड। अगर आप फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट वर्ड सुनते हो या यूज़ कर रहे हो या ये कहीं पर इसका टेबल और डायग्राम प्लॉट करते हो, तो इसका मतलब आप शॉर्ट रन थ्योरी को डिस्कस कर रहे हो। शॉर्ट रन की थ्योरी को विद रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड और वेरिएबल समझाया जाता है। इन लॉन्ग पीरियड में इनमें डिफरेंट, इन लॉन्ग पीरियड ऑल द फैक्टर टेंड्स टू बिकम वेरिएबल फैक्टर अकॉर्डिंग टू ऑल कॉस्ट टेंड टू अ वेरिएबल कॉस्ट। लॉन्ग पीरियड के अंदर हमारे पास सफिशिएंट टाइम होता है, हम लैंड बाय कर सकते हैं, हम मशीनें बाय कर सकते हैं, हम कैपिटल अरेंज कर सकते हैं, हम बड़े बड़े जो एक्सपर्ट्स हैं उनको अरेंज कर सकते हैं, तो फिक्स कॉस्ट का कोई चांस नहीं होता। तो वो सारे के सारे फैक्टर जिनको हमने शॉर्ट पीरियड बेटा फिक्स करा है वो लॉन्ग पीरियड में वेरिएबल हो जाते हैं। तो वेरिएबल कॉस्ट का कंसेप्ट अगर देखते हो सिंपल वेरिएबल कॉस्ट, तो आपको लॉन्ग पीरियड में नजर आएगा। अगर फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों कंसेप्ट साथ साथ समझ रहे हो, तो इसका मतलब आप शॉर्ट रन थ्योरी को डिस्कस कर रहे हो, या सिंपली दिस थ्योरी इज वैलिड ओनली इन शॉर्ट पीरियड, ये इसके अंदर है ना बेटा। मैंने डिटेल में आपको रिटन फॉर्म में एक समझा दिया
आपको फिक्स कॉस्ट क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट, ये लाइटली एक रिकैप है। डिफरेंस इन फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट क्या होते हैं, फिक्स कॉस्ट आर इनकर्ड ऑन द फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, वेयरएज वेरिएबल कॉस्ट क्या है, ये इनकर्ड होती है वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फिक्स्ड कॉस्ट डू नॉट चेंज विद इंक्रीज और डिक्रीज इन आउटपुट, हमने बहुत सारे एग्जांपल किया, हमने डिस्कस किया कि फिक्स कॉस्ट ना तो इंक्रीज होती है ना डिक्रीज होती है, आउटपुट चाहे ज़ीरो हो, ये फिक्स कॉस्ट तो रहनी है। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट हमने अभी डिस्कस किया, ये इंक्रीज भी होती है, आउटपुट इंक्रीज होने पर डिक्रीज भी होती है, आउटपुट डिक्रीज होने पर। फिक्स कॉस्ट रिमेन कॉन्स्टेंट इवन आउटपुट इज ज़ीरो, इट इज़ ए मेन पॉइंट दैट डिफ्रेंशिएट दीज टू थिंग्स। फिक्स कॉस्ट हमेशा फिक्स रहती है, ये आउटपुट के ऊपर डिपेंड नहीं करती, आउटपुट ज़ीरो तब भी ये फिक्स रहेगी, आउटपुट बहुत ज़्यादा हो जाए 1 यूनिट से 10,000 यूनिट हो जाए तब भी आपका फिक्स कॉस्ट का अमाउंट उतना आता है। वेरिएबल कॉस्ट क्या, वेरिएबल कॉस्ट इज ज़ीरो इवन आउटपुट इज ज़ीरो एंड फिक्स कॉस्ट आर इनकर्ड इवन बिफोर द प्रोडक्शन इज एक्चुअली स्टार्टेड। जो फिक्स कॉस्ट का कंसेप्ट है प्रोडक्शन स्टार्ट होने से पहले होता है, जैसे पहले हमने बिल्डिंग रेंट पे ली, ओके तो दिस इज़ नोन एज ए फिक्स कॉस्ट। बिजनेस स्टार्ट होने से पहले आपने बिल्डिंग रेंट पे ली या आपने मशीन्स इंस्टॉल करवाई, ये सारा का सारा जो खर्चा है वो फिक्स कॉस्ट में आता है, ये बिफोर प्रोडक्शन स्टार्ट होता है। वेयरएज वेरिएबल कॉस्ट जैसे आप प्रोडक्शन का प्रोसेस स्टार्ट करते हो तो ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, दैट इज़ ए वेरिएबल कॉस्ट। तो बेटा आज हमने डिस्कस किया फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को डिटेल में, मीनिंग, एग्जाम्पल्स, और कल हम डिस्कस करेंगे इसके आगे टेबल एंड डायग्राम्स। इट इज़ फॉर टुडेज टॉपिक।